हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस मेजर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। आज हम यूनिट 4 का टॉपिक करेंगे, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबल इश्यूज़, यानी कि वैश्वीकरण तथा वैश्विक मुद्दे। तो ये जो टॉपिक है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जानते हैं टाइम काफ़ी कम है एंड पढ़ना काफ़ी कुछ है, तो हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो अगर आप ये टॉपिक्स कर लेंगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा एग्ज़ाम। तो आप ये टॉपिक्स जो हम करवा रहे हैं ये भी अच्छे से अगर कर लेंगे तो इनफ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैश्वीकरण यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या होता है, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो देखिए, वैश्वीकरण आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा। वैश्वीकरण यानी कि विश्व का एकीकरण। ठीक है, तो वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड को, पूरे विश्व को एकीकृत करना। ठीक है, एक तरीके से जोड़ना। ठीक है, तो वैश्वीकरण जो है इसका शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। मतलब कि स्थानीय क्षेत्र को, यानी कि जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र को पूरे विश्व से कनेक्ट करना, जोड़ना, ये कहलाता है वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूरा विश्व जो है वो एक समाज को क्रिएट करता है, निर्मित करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इस चीज़ पर जोर दिया जाता है, इम्फेसाइज किया जाता है कि पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड एक समाज है, एक परिवार है। ठीक है, आपने एक स्लोगन सुना होगा, वसुधैव कुटुंबकम। उसका मतलब क्या है कि पूरा विश्व एक परिवार है। ठीक है, तो वैश्वीकरण में भी इसी चीज़ पर जोर दिया जाता है कि पूरा विश्व जो है वो एक परिवार की तरह है। ठीक है, एंड इसीलिए सभी देशों को अलग, पूरे विश्व के सभी अलग अलग देशों को एक साथ कनेक्ट करने का ये जो प्रोसीजर होता है यही है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। ठीक है, ये प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक व राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। अब दूसरे देशों को अपने देश से कैसे जोड़ा जा सकता है? आर्थिक तरीकों से, तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, सामाजिक, राजनीतिक, इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? दूसरे वर्ल्ड से, वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज से कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में देखा जाता है। जब हम ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण की बात करें तो वैश्वीकरण को किस रूप में देखा जाता है? इस रूप में देखा जाता है कि हम एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करें। ज़्यादातर इसको आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। वैश्वीकरण, जब भी कोई व्यक्ति वैश्वीकरण शब्द बोलता है तो उसके दिमाग में ये आता होगा कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ व्यापार करे। ग्लोबलाइजेशन यानी कि एक कंट्री का व्यापार दूसरी कंट्री से हो। लेकिन आज के समय में, वर्तमान समय में जो ग्लोबलाइजेशन है यानी कि वैश्वीकरण है, वो सिर्फ आर्थिक क्षेत्र यानी कि व्यापार तक ही सीमित नहीं रह गया है। आज के समय में जो वैश्वीकरण है वो बढ़ गया है, एक्सपेंड हो गया है। ठीक है, उसके एरियाज एक्सपेंड हो गए हैं। आज के टाइम में हम बोल सकते हैं कि एक कंट्री के कल्चर का, एक कंट्री के आइडियाज़ का, आइडियोलॉजी का, टेक्नोलॉजी का, एंड साथ साथ में ट्रेड वाले जो गुड्स होते हैं, ट्रेडिंग गुड्स जो है, उसका दूसरी कंट्री के साथ जो आदान प्रदान होता है उसको वैश्वीकरण का नाम दिया गया है। मतलब कि आज के समय में, वर्तमान समय में वैश्वीकरण का जो दायरा है वो बढ़ गया है, आप बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, पहले वैश्वीकरण को सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखा जाता था कि विदेशी निवेश, मतलब कि विदेश में जाकर निवेश करना या विदेश से वस्तु को आयात करना या निर्यात करना, पहले इस रूप में वैश्वीकरण को देखा जाता था। लेकिन आज के समय में वैश्वीकरण का दायरा स्तर बढ़ गया है। आज के समय में माना जाता है कि हमारी कंट्री का दूसरी कंट्री से जो कल्चरल एक्सचेंज होता है, सोशल एक्सचेंज होता है, वो भी वैश्वीकरण की श्रेणी में अब आ गया है। ठीक है, इसके अलावा वैश्वीकरण का ही परिणाम है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी आ गई है। पहले हमारी कंट्री में इंटरनेट सर्विसेज नहीं थी, आपको पता है। इंटरनेट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? अमेरिका से हुई थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि अमेरिका से पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट फैल गया, एक तरीके से बोल सकते हैं स्प्रेड हो गया। तो क्या हुआ, वो क्यों हुआ? वैश्वीकरण की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन जो है इसका अगर हम आर्थिक यानी कि फाइनेंशियली अगर इसको देखें तो आर्थिक वैश्वीकरण
जो है ये भी वैश्वीकरण का ही एक प्रकार है। आर्थिक वैश्वीकरण का मतलब क्या है? आर्थिक वैश्वीकरण का मतलब है एक कंट्री जब दूसरी कंट्री के साथ व्यापार करे। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि दूसरी कंट्री की जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है वो हमारी कंट्री में आकर ब्रांचेस खोलें, जिससे हमारी कंट्री के लोगों को वो व्यापार मिले, आई मीन जॉब मिले, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का मतलब ये होता है। ठीक है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसको भी ग्लोबलाइजेशन ही माना जाता है। आपने देखा होगा जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं हमारी कंट्री में, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं गुड़गांव में एंड नोएडा वगैरह में। तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं का मतलब क्या है? दूसरे कंट्री के जो कंपनीज़ के ओनर थे उन्होंने हमारी कंट्री में आकर अपनी कंपनी की एक ब्रांच खोल दी, जिसमें इंडिया के लोग जो है वो ही काम करते हैं। तो इससे क्या हुआ? हमारा ये फ़ायदा हुआ कि जो हमारी कंट्री के लोग हैं उनको रोज़गार मिला, एम्प्लॉयमेंट मिली। ठीक है, तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है ये भी वैश्वीकरण का ही एक उदाहरण है। तो ये आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, पूंजी प्रवाह, प्रवास, प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में एकीकरण हो गया है। तो इसका मतलब क्या है? वैश्वीकरण को आप ये भी बोल सकते हैं कि वैश्वीकरण का मतलब है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से एकीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप आर्थिक वैश्वीकरण को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आर्थिक वैश्वीकरण भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, वैश्वीकरण शब्द की बात करें तो सबसे पहले 20वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, बस इतना ही जान लीजिए आप कि वैश्वीकरण शब्द पहली बार 20वीं सदी में यूज़ हुआ था। ठीक है, आर्थिक रूप से वैश्वीकरण में सामान, सेवाएं, डेटा, प्रौद्योगिकी व पूंजी के आर्थिक संसाधन शामिल हैं। अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो वैश्वीकरण में क्या क्या शामिल हैं? एक देश से दूसरे देश में सामान भेजना यानी कि आयात और निर्यात, सेवाएं भेजना, टेक्नोलॉजी भेजना। ठीक है, ये सब कुछ आर्थिक वैश्वीकरण में इंक्लूड है। ठीक है, शामिल है। इसके अलावा इसमें और क्या होता है? वैश्विक बाजारों का विस्तार वस्तुओं तथा धन के आदान प्रदान की आर्थिक गतिविधियों को उदार बनाता है। इससे क्या होता है? वैश्वीकरण का फ़ायदा ये हुआ है कि पूरा विश्व जो है, अब आप देख सकते हैं कि एक कंट्री की वस्तु, एक देश की वस्तु दूसरे देश में भी देखने को मिल जाती है। जैसे हमारी कंट्री में भी चाइना से बहुत सारा सामान आता है, जैसे जो खिलौने वगैरह होते हैं, टॉयज़ एंड इलेक्ट्रिक लाइट्स जो होती है, कलरफुल लाइट्स, वो सारी चाइना से ही हमारी कंट्री में आती हैं। ठीक है, तो ये जो वैश्वीकरण है इसका एक फ़ायदा क्या हुआ है कि हम दूसरे देशों की वस्तुओं को भी अपने देश में, अपने देश के बाज़ारों में देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें आप ये बता सकते हैं वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है, एंड ये जो वैश्वीकरण है इसको बढ़ाने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक इनिशिएटिव चलाया था, जिसमें उसने कहा था कि कोई भी कंट्री जो है वो व्यापार पर बाधा नहीं लगाएगी, मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगी। जैसे जब इंडिया जो था वो कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, तो आज़ादी के बाद हमारी कंट्री में काफ़ी तरीके की पाबंदियां लगाई गई थी, ताकि विदेशी व्यापारी हमारी कंट्री में ना आए, तथा विदेशी सामान के आयात व निर्यात पर भी काफ़ी पाबंदियां लगाई हुई थी। तो उसके बाद 1991 में ये पाबंदियां हटाई, तथा 1991 में फिर हमारी कंट्री ने दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया। ठीक है, तब से लेकर आज तक काफ़ी कुछ डेवलपमेंट भी होता आया है, आपने नोटिस किया होगा। अब हम दूसरे देश की जो वस्तुएं हैं वो अपने देश में भी देख सकते हैं, एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा क्रांति आई है, रेवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्यों हुआ है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वैश्वीकरण की वजह से। अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो इतनी टेक्नोलॉजीज़ जो हम आज देख रहे हैं वो क्या पता ना होती हमारी कंट्री में। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के बढ़ने के पीछे भी वैश्वीकरण का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो ये चीज़ भी आपको लिखनी होगी अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, एंड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो वैश्वीकरण को बढ़ाती हैं, वैश्वीकरण को इन्हेंस करती है, वो क्या क्या है? जैसे अगर आप 1991 में देखें तो उस टाइम पर भी ट्रेड होता था, लेकिन उस टाइम पर जो ट्रेड होता था उसका लेवल कम था एंड उसमें बहुत टाइम भी लगता था। लेकिन आज के टाइम में काफ़ी
रफ्तार से काफ़ी तेज़ी से ट्रेड हो गया है, ग्लोबलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो गया। तो क्यों इन्हेंस हो गया? टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आविष्कार, ऐसे इन्वेंशन, डिस्कवरीज जिसने ग्लोबलाइजेशन की फील्ड में रेवोल्यूशन कर दिया, क्रांति ला दी। तो ऐसी चीज़ें क्या है, जैसे इंटरनेट का आविष्कार हो गया, टेलीग्राफ, मोबाइल, ठीक है, स्मार्टफोन, एरोप्लेन, इन सब का आविष्कार होने के बाद अब ग्लोबलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, ठीक है। आपको पता है हमारी कंट्री में जो दूसरे देशों का सामान इंपोर्ट होकर आता है वो कैसे आता है? हवाई सेवा का प्रयोग किया जाता है, एरोप्लेन का प्रयोग किया जाता है उसके लिए। तो एरोप्लेन में भरकर वो सामान लाया जाता है। लेकिन जब एरोप्लेन का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस टाइम पर सोचिए कितना मुश्किल होता होगा दूसरे देश से हमारे देश में सामान लेकर आना ट्रेड के लिए। तब समुद्री रास्ते का प्रयोग किया जाता था, बहुत टाइम लग जाता था उसमें, कई साल लग जाते थे। सालों बीतने के बाद, बहुत साल बीतने के बाद क्या होता था, तब सामान पहुंच पाता था एक जगह से, एक देश से दूसरे देश में। लेकिन जब से एरोप्लेन आया है, यानी कि एयर फैसिलिटीज़ आई हैं, तब से क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन का लेवल आप बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब लंबी से लंबी दूरी सिर्फ कुछ घंटों में तय की जा सकती है, ठीक है, बिना किसी समस्या के। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप बता सकते हैं वैश्वीकरण को बढ़ाने में, वैश्वीकरण के विकास में प्रमुख चीज़ें हैं ये, जिसने वैश्वीकरण के विकास को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया है, इन्हेंस कर दिया है, ठीक है। चलिए अब हम वैश्विक मुद्दे यानी कि ग्लोबल इश्यूज़ भी पढ़ लेते हैं एक बार। वैश्विक मुद्दा यानी कि ग्लोबल इश्यूज़ क्या होते हैं? दुनिया भर में सार्वजनिक चिंता का जो विषय होता है उसको कहा जाता है वैश्विक मुद्दा, ठीक है। वैश्विक मुद्दा जैसे आपको शब्द से ही पता चल गया, वैश्विक मुद्दा यानी कि ग्लोबल इश्यूज़, ठीक है। तो वैश्विक मुद्दा जैसे आप नाम से भी पता लगा सकते हैं, वैश्विक यानी कि विश्व का मुद्दा, ठीक है। तो विश्व का मुद्दा यानी कि विश्व के ऐसे मुद्दे, ऐसे समस्याएं जिसका पूरे देश पर, ऑल ओवर कंट्री में नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हम बोल सकते हैं इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसे मुद्दे वैश्विक मुद्दे कहलाते हैं, ठीक है। ऐसी समस्याएं, ऐसे मुद्दे जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर, ऑल ओवर कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड में सॉरी पड़ता है, जो वर्ल्ड की हर एक कंट्री को इक्वली इम्पैक्ट करता है। ऐसे जो इश्यूज़ होते हैं, ऐसे जो मुद्दे होते हैं, इनको वैश्विक मुद्दा यानी कि ग्लोबल इश्यूज़ कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आप ग्लोबल वार्मिंग को मान सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक ऐसा मुद्दा है जो एक कंट्री को नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करता है इक्वली, ठीक है। वर्ल्ड की चाहे आप कोई भी कंट्री देख लीजिए, हर कंट्री को इक्वल नुकसान होगा अगर इन फ्यूचर ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ जाती है तो, ठीक है। इसी तरीके से ओजोन लेयर डिप्लीशन, आपने सुना होगा ओजोन लेयर डिप्लीशन, मतलब कि ओजोन लेयर जो है वो दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है, थिन होती जा रही है। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो भी वर्ल्ड की हर कंट्री पर इक्वली पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे मुद्दे जिसका प्रभाव वर्ल्ड की हर कंट्री पर इक्वली पड़ता है एंड जिसको जिसको सॉल्व करने के लिए, ऐसा मुद्दा जिसको सॉल्व करने के लिए हर कंट्री को आगे आना पड़ेगा। अगर एक कंट्री उसको सॉल्व करने का प्रयास करे, उसको ठीक करने का प्रयास करे तो नहीं हो सकता। विश्व की हर कंट्री को, हर देश को आगे आना पड़ेगा, तब जाके वो मुद्दा हल होगा। तो ऐसे मुद्दे को हम वैश्विक मुद्दा बोल सकते हैं, ठीक है। जो पूरे विश्व की चिंता हो, ऐसा मुद्दा वैश्विक मुद्दा होता है, ठीक है। वैश्विक मुद्दों की ये जो सूची है दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करने वाली समस्याओं या घटनाओं को प्रस्तुत करती है। ऐसी समस्या जो पूरे वर्ल्ड की हर एक पॉपुलेशन को, हर एक व्यक्ति को इक्वल इम्पैक्ट करती है, ठीक है। इसमें व्यापक सामाजिक मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, पर्यावरणीय मुद्दे इसमें शामिल हैं, ठीक है। एंड वैश्विक मुद्दे जो हैं इनकी आधिकारिक सूची अगर बनाई जाए तो इसकी बहुत लंबी सूची है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट विषय इसमें जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, वैश्विक मुद्दों की आधिकारिक सूची बनाए रखने या प्रकाशित करने वाले संगठन कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन तथा विश्व आर्थिक मंच, ये दो ऐसे संगठन हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करते हैं? वैश्विक मुद्दों की सूची बनाते हैं, आधिकारिक सूची यानी कि ऑफिशियल लिस्ट बनाते हैं ग्लोबल इश्यूज़ की, ठीक है। क्यों बनाते हैं लिस्ट? ताकि वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज़ जो उनको पता चल सके कि हाँ इस चीज़ पर हमें काम करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो दो संगठन है, संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व आर्थिक मंच, ये दो ऐसे संगठन हैं जिसके मेंबर वर्ल्ड की हर कंट्री है, ठीक है। तो विश्व की हर कंट्री, ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। एक दो होगी जो नहीं होगी, बट मोस्टली जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं वो यूनाइटेड नेशन की मेंबर है। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन जो है ये
इन ग्लोबल इश्यूज़ की लिस्ट बनाता है ताकि सब लोगों को पता चल सके कि कौन से ये मुद्दे हैं, ठीक है, जिन पर उनको काम करना है। अच्छा, ये देखिए, ये सभी जोखिम स्वतंत्र नहीं है क्योंकि अधिकांश यदि संभव सभी नहीं तो मानव गतिविधि का परिणाम है। अच्छा, ये जितने भी वैश्विक मुद्दे होते हैं इनकी एक खासियत होती है, ये किसका परिणाम होता है? मानव गतिविधि का, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटी है उसी की वजह से ये मुद्दे देखने को मिलते हैं, ठीक है, उसी की वजह से समस्याएं खड़ी होती हैं, उसी की वजह से प्रॉब्लम अराइज होती है। अच्छा, कुछ वैश्विक मुद्दे यहाँ पर देखें, एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं जैव विविधता हानि, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया है, दिन प्रतिदिन क्या हो गया है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया। जैसे नीली गाय के बारे में आपने सुना होगा, पहले नील गाय होती थी बट आज के टाइम में नील गाय कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती, ठीक है, काफ़ी एक तरीके से एक्सटिंक्शन हो गया है उसका। एंड इसी तरीके से अन्य कई प्रजातियां हैं, जैसे जो बाघ है, इंडिया में तो बाघ भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए जलवायु परिवर्तन हो गया है, ठीक है, दिन प्रतिदिन क्लाइमेट चेंज हो गया है। क्लाइमेट चेंज जो है ये ग्लोबल वार्मिंग में ही इंक्लूडेड है, ठीक है, वैश्विक उष्णन। ग्लोबल वार्मिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? विश्व उष्णन, ठीक है, मतलब कि जब विश्व में ऊष्मा बढ़ जाती है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीज़न क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज का इंक्रीज़ होना, ठीक है। इन डिटेल में आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टॉपिक जहाँ तक मुझे पता है हो सकता है शॉर्ट नोट में आए, बट फिर भी आप अगर चाहे तो इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी इस समय की थोड़ी पाबंदी है तो इसलिए हम काफ़ी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं आपको। इसके अलावा यहाँ पर देखिए और भी टॉपिक्स है जो आप लिख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल के तौर पर। जलवायु परिवर्तन हो गया, क्लाइमेट चेंज, विश्व उष्णन लिख दीजिएगा, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, विनाशकारी कृत्रिम बुद्धि, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम में यूज़ हो गया है एंड ये माना जा रहा है कि अगर इसी तरीके से इसका डेवलपमेंट होता गया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो कृत्रिम बुद्धि है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब कि जो रोबोट्स बनाए जा रहे हैं डे बाय डे साइंटिस्ट के द्वारा, ऐसा ना हो कि ये वर्ल्ड को ही तबाह कर दें। जैसे आपने एक मूवी भी देखी होगी जिसमें जो रोबोट हैं वो कितना हंगामा मचा देते हैं, तो उसी तरीके की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। हालांकि अभी वो टाइम काफ़ी दूर है बट फिर भी विनाशकारी कृत्रिम बुद्धि आप लिख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। ये भी एक वैश्विक मुद्दा है। पर्यावरण संबंधी विपदा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो गई है दिन प्रतिदिन एंड पेड़ पौधे लोग काट रहे हैं, डिफोरेस्टेशन, ठीक है, तो ये सब इसमें आ जाएगा। परमाणु प्रलय, मतलब कि यही परमाणु बम बड़ी क्वांटिटी में बड़े स्तर पर बनाना, जिसकी वजह से क्या हो गया है, काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण भी होता है। जब परमाणु टेस्टिंग की जाती है तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है, तो उसको इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि जब परमाणु बनाया जाता है तो क्या किया जाता है? टेस्टिंग की जाती है एंड जब टेस्टिंग की जाती है तो बड़े लेवल पर बहुत ही विषैली, बहुत ही जहरीली गैसेस जो है वो निकलती है, सेक्रेट होती है, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक वैश्विक मुद्दा है, सभी देशों को आगे आना पड़ेगा, उनको कम से कम परमाणु बनाने होंगे ताकि इतना पोल्यूशन ना हो, ठीक है। महामारी, जैसे अभी कोरोना वायरस आया था तो वो आप इसमें लिख सकते हैं जैव प्रौद्योगिकी जोखिम, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं वैश्विक मुद्दे के, ग्लोबल इश्यूज़ के, जिनको आप लिख सकते हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी, यूज़फुल लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सारी वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।